गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के पिछले वीडियो में हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन या जॉन टेलर थ्योरम के बारे में बात कर रहे थे। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में नो डिस्टॉर्शन, स्लाइड डिस्टॉर्शन एंड स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन की कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, अगर किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के समय वीक लिगेंड प्रेजेंट हो तो D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के समय किसी तरह का कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है। साथ ही अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में मीन्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के समय स्ट्रॉन्ग लिगेंड मेटल के साथ बॉन्डिंग करता है तो D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D3 कॉन्फ़िगरेशन, D6 कॉन्फ़िगरेशन एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन के समय किसी तरह का कोई डिस्टॉर्शन कॉम्प्लेक्स में नहीं पाया जाता है और कॉम्प्लेक्स प्योर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अर्थात सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स बनता है। इनमें सभी छहों मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ इक्वल होती हैं। इसी प्रकार अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वीक फील्ड लिगेंड के साथ बनता है और D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स T2G1 Eg0, D2 कॉन्फ़िगरेशन T2G2 Eg0, D6 कॉन्फ़िगरेशन T2G4 Eg2, D7 कॉन्फ़िगरेशन T2G5 Eg2 हों तो ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्लाइट डिस्टॉर्शन पाया जाता है। मीन्स Z एक्सिस के दो लिगेंड नॉर्मल बॉन्ड लेंथ से अधिक बॉन्ड लेंथ पर या कम बॉन्ड लेंथ पर बॉन्डेड होते हैं। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है तो D1 कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ T2G1 Eg0, D2 कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ T2G2 Eg0, D4 कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ T2G4 Eg0, D5 कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ T2G5 Eg0। इन सभी में ऑक्टाहेड्रल फील्ड की प्रेजेंस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में मीन्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में स्लाइट डिस्टॉर्शन पाया जाता है। बहुत कम मात्रा में इनमें डिस्टॉर्शन होता है। इन सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने से हमें पता चलता है कि इनमें सभी में T2G ऑर्बिटल्स एसिमेट्रिकल सिचुएशन में हैं। मीन्स वो कम्प्लीटली फील्ड, हाफ फील्ड या फुल फील्ड सिचुएशन में नहीं हैं। इसीलिए ऑक्टाहेड्रल शेप में स्लाइट डिस्टॉर्शन की कंडीशन बनती है। इसी प्रकार ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में वीक फील्ड की प्रेजेंस में D4 कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ T2G3 Eg1, D9 कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ T2G6 Eg3। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग फील्ड सिचुएशन या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में जब D7 कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ T2G6 Eg1, D8 कॉन्फ़िगरेशन T2G6 Eg2, D9 कॉन्फ़िगरेशन T2G6 Eg3, इस सभी तरह के कॉन्फ़िगरेशन के समय ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होता है। मीन्स Z एक्सिस वाले मेटल लिगेंड बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ काफ़ी अधिक हो जाती है। इन सभी सिचुएशंस में ईजी ऑर्बिटल्स एसिमेट्रिकल कंडीशन में हैं, अतः ऑक्टाहेड्रल शेप में स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होता है। वास्तव में Eg के केस में डबली डिजनरेट के केस में Eg2 कॉन्फ़िगरेशन को भी एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में ही इंक्लूड किया जाता है। इन शॉर्ट हम बात कर सकते हैं या लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि अगर T2G सिमेट्रिकल हों और Eg ऑर्बिटल्स भी सिमेट्रिकल हों मीन्स दोनों सिमेट्रिकल सिचुएशन में हो
मीन्स दोनों वेकेंट, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कंडीशन में हो तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किसी तरह का कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है। सिमेट्रिकल या प्योर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। यदि T2G एसिमेट्रिकल सिचुएशन में हो तो स्लाइट डिस्टॉर्शन की कंडीशन बनती है, और अगर इजी एसिमेट्रिकल कंडीशन में हो तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन की कंडीशन बनती है। ये है जॉन टेलर थ्योरम या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जिसके बारे में एग्ज़ाम में अल्टरनेटिवली क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। लिमिटेशंस ऑफ CFT की बात करते हैं अब अपन। फर्स्ट लिमिटेशन तो इसकी ये है कि इसमें मेटल एटम या आयन के केवल और केवल d ऑर्बिटल्स पर ही कंसंट्रेशन किया गया है। मेटल एटम या आयन में s ऑर्बिटल भी होते हैं, p ऑर्बिटल भी होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। लिगेंड के अप्रोच करने पर मेटल आयन के s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल्स पर किस तरह का क्या इफ़ेक्ट होता है, इसके बारे में CFT में कोई कंसिडरेशन नहीं किया गया है। सेकंड इसकी लिमिटेशन ये है कि CFT के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्सेस में केवल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन हम जानते हैं कुछ पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स भी होते हैं, और उन पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स के बारे में, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में CFT में कोई कंसिडरेशन नहीं लिया गया है। साथ ही CFT के द्वारा यह एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि कुछ लिगेंड्स न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं और कुछ लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। कुछ लिगेंड्स मेटल एटम पर स्ट्रॉन्ग फील्ड एक्सर्ट करते हैं, कुछ लिगेंड्स वीक फील्ड एक्सर्ट करते हैं। उसका क्या रीज़न है उसके बारे में CFT में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। लास्ट इसकी लिमिटेशन है कि CFT के अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक नेचर का होता है। CFT मेटल लिगेंड के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर्स के बारे में, नेचर के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जैसे ESR, NMR, NQR, इनके द्वारा जब स्पेक्ट्रा लिया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, तो उससे ये पता चलता है कि मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में कोवेलेंट कैरेक्टर भी कुछ मात्रा में होते हैं। यह प्योरली आयनिक नहीं होता है। इस प्रकार ये CFT की कुछ लिमिटेशंस हैं। इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, CFT की हेल्प से निम्न कॉम्प्लेक्स आयंस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तथा इनके मैग्नेटिक मोमेंट की कैलकुलेशन कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस अपने एग्ज़ाम्स में पुटअप होते हैं। साथ ही इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, मैग्नेटिक नेचर के बारे में, मतलब वेदर इट इज़ डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स एंड वाई, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे दिए गए हैं क्वेश्चंस के रूप में, और एक कॉम्प्लेक्स का अपन ने सॉल्यूशन यहाँ पे शो किया है। जैसे अपन कॉम्प्लेक्स की बात करें, सॉल्यूशन को देखते हैं। COF63- एक कॉम्प्लेक्स है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन सेंट्रल मेटल एटम या आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के बारे में अपन BSc पार्ट सेकंड के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आती है। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन लिखें, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d7 4s2। लेकिन चूंकि इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो S से 2 इलेक्ट्रॉन तथा D से 1 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाएगा।
इसके रिमूवल के बाद कोबाल्ट 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 3d6 4s0 रहेगा। इनके d ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग के बाद में मीन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद में T2g और Eg में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा T2g4 एंड Eg2। क्योंकि यहाँ पे फ्लोराइड एक वीक लिगेंड है, इसलिए पहले T2g में 3 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर 4th एंड 5th इलेक्ट्रॉन Eg में एंड 6th इलेक्ट्रॉन अगेन T2g में फिल किया जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में कितने नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अपन पहले पढ़ चुके हैं, μs = n+2। यहाँ पे n की वैल्यू नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग 4 होगी। इसको n = 4 इस फॉर्मूला में रख कर पुट करके अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। μs की वैल्यू यानी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू √24 आएगी। ये इस तरीके से इन सभी कॉम्प्लेक्सेस के लिए अपन स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड देखकर, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखकर नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन T2g एंड Eg की फॉर्म में निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा अपन मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।